विपिन ने अचानक अपना मुंह खोला। उसने टेराकोटा की मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और जोर से कहा, किसने कहा कि यह एक नकल है? यह एक एंटीक आइटम है। यह शाही राजवंश से है। नहीं, शायद यह उससे भी पुराना है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल पूरे नीलामी हॉल में हंसी की आवाज गूंजने लगी। हा, यह लड़का पागल है। क्या तुमने कहा कि यह शाही राजवंश से भी पुराना है? बेवकूफ, तुम सिर्फ एक मंदबुद्धि लड़के हो जो कुछ नहीं जानता। सभी एंटीक दुकानों के मालिक उसका मजाक उड़ा रहे थे। युवराज ठाकुर भी जोर से हंसा। ओह महेंद्र, तुम्हारा यह स्टूडेंट कितना बेवकूफ है, और वो सोचता है कि यह शाही राजवंश से भी पुराना है। यह स्पष्ट रूप से एक बेकार की नकल है। महेंद्र की भौहें थोड़ी हिली। उसने विपिन को संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? विपिन ने कहा। बेशक नहीं, तुम पर विश्वास करने से अच्छा मैं भूतों पर विश्वास करूंगा, युवराज ठाकुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, अच्छी बात है। क्या तुम इसके लिए मुझसे शर्त लगा सकते हो? शर्त? युवराज को झटका लगा। हम क्या शर्त लगा रहे हैं? निश्चित रूप से पैसे की। क्या तुम में हिम्मत है? जरूर। युवराज तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह बच्चा इतनी बड़ी शर्त लगाने वाला नहीं होगा, लेकिन अब यह मौका मिल रहा था। यह गर्म दिमाग वाला बच्चा इतना बेवकूफ क्यों है? अगर वह मुझको पैसे देना चाहता है तो मैं उसे कैसे ठुकरा सकता हूं? हम कितने रुपए की शर्त लगा रहे हैं? 10 लाख। विपिन ने 10 उंगलियां उठाई। उसके जवाब में कोई झिझक नहीं थी। वाह! विपिन की आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए। 10 लाख रुपए? हे भगवान, यह बच्चा पागल है। सभी एंटीक दुकानों के मालिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि युवराज भी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि यह बच्चा बस कुछ हजार या 10,000 रुपए की शर्त लगाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा तुरंत 10 लाख का दांव लगाएगा। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। युवराज कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अगले ही पल खुश हो गया। उसने जवाब दिया, ठीक है, 10 लाख की शर्त डन। लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विपिन ने जवाब दिया। युवराज ठाकुर ने महेंद्र की ओर देखा और सिर हिलाया। अगर तुम्हें यहां महेंद्र लाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पैसा जरूर होगा। चलो ठीक है, आप सभी जितने भी यहां लोग मौजूद हैं, सभी इस शर्त के गवाह रहेंगे। उसने मुड़कर दूसरे दुकान मालिकों की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, छोटे भाई विपिन, आखिर तुम चाहते क्या हो? महेंद्र जी चिंतित लग रहे थे। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, विपिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। तुम महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और देखा कि विपिन का चेहरा दृढ़ था। उसने सांस ली और कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग बालकृष्ण जी टेराकोटा के सभी एंटीक आइटम्स के एक तजुर्बेदार इंसान हैं। क्यों ना हम उन्हें इस प्रतिमा की जांच करने के लिए बुलाएं? उनके अच्छे से निरीक्षण करने के बाद जो भी उनके इस प्रतिमा पर अंतिम शब्द होंगे, हम उसे ही सही मानेंगे। तुम क्या कहते हो महेंद्र? युवराज ने प्रतिमा की जांच करने के लिए उपाय देते हुए कहा। ओके, बुजुर्ग बालकृष्ण जी प्रतिमा का निरीक्षण करने के लिए एक अच्छे इंसान हैं, फिर इसमें कोई पक्षपात भी नहीं होगा, महेंद्र ने जवाब दिया। युवराज ने अपने एक आदमी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। बहुत जल्द वो आदमी एक बूढ़े आदमी के साथ लौट आया, जो लगभग 70 साल के लग रहे थे। उनके बाल सफेद थे, लेकिन वे खुशमिजाज व्यक्ति लग रहे थे। बड़े गुरु, सभी एंटीक दुकान के मालिकों ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। युवराज, मैंने सुना है कि तुमने एक बच्चे से शर्त लगाई है जिसे एंटिक्स के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। यह एक अच्छी बात नहीं है, बड़े गुरु बालकृष्ण ने कहा। मैंने इसकी शुरुआत नहीं की थी बड़े गुरु, यह लड़का मुझे चुनौती दे रहा था, युवराज ने कहा। ठीक है, यह मेरा काम नहीं है। टेराकोटा की मूर्ति कहां है? मैं उसे अच्छी तरह से देखना चाहूंगा। यहां है, विपिन ने जवाब दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उन्हें टेराकोटा की मूर्ति सौंप दी। बड़े गुरु बालकृष्ण ने मूर्ति ली और लाइट के नीचे चले गए। उन्होंने मूर्ति का ध्यान से निरीक्षण किया। बड़े गुरु, यह और कुछ नहीं बल्कि एक नकल है। यह बच्चा बेवकूफ है और एंटीक आइटम्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, युवराज ने कहा। लेकिन फिर भी वो यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि यह असली है। युवराज को बहुत कोशिश करने के बावजूद हंसी रोकनी पड़ी, लेकिन विपिन शांत रहा। महेंद्र चिंतित लग रहे थे। बड़े गुरु बालकृष्ण ने ध्यान से मूर्ति को अपने हाथों में लिया और पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किया। उन्होंने मूर्ति को घुमाया और उसकी सतह के हर हिस्से की जांच की। जैसे जैसे वह देख रहे थे, उनका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। 10 मिनट बाद उन्होंने मूर्ति को मेज पर रख दिया। तो क्या फैसला है बड़े गुरुजी? यह नकली ही है ना? युवराज जोर से हंसा। बड़े गुरु बालकृष्ण ने मुड़कर देखा।
वे हैरान नजर आ रहे थे। उन्होंने विपिन को देखा और फिर युवराज को देखा। कौन कहता है कि यह एक नकल है? युवराज, मुझे डर है कि तुमने एक अच्छा सौदा अपने हाथों से जाने दिया। युवराज ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लकवाग्रस्त हो गया। बड़े गुरु बालकृष्ण के शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। उनका जवाब सुनकर युवराज दंग रह गया। सच में? यह कैसे संभव है? बड़े गुरु, क्या आप गलत हो सकते हैं? क्या मैं गलत हो सकता हूं? युवराज, मैं तुम्हें बता दूं, यह टेराकोटा मूर्ति एक एंटीक है। यह मौर्य वंश राज्यों के समयकाल की है और नीलामी में आसानी से 50 से 60 लाख रुपए प्राप्त कर सकती है। बड़े गुरु बालकृष्ण ने अपनी बाहों को हिलाया और गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम किसी और से इसका निरीक्षण करा सकते हो, फिर भी तुम्हें यही जवाब मिलेगा। मौर्य वंश राज्य? युवराज चिल्लाया। उसका शरीर कांप रहा था और वह थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। उसने एक तो मौर्य वंश राज्य का खजाना खो दिया और दूसरा 10 लाख रुपए की शर्त भी हार चुका था। सभी एंटीक दुकानों के मालिक भी वहां स्तब्ध खड़े थे और लंबे समय के बाद होश में आए। हे भगवान, यह एक एंटीक आइटम है और यह मौर्य वंश राज्य के समय काल से भी है। आह, मैं इतना अंधा क्यों था? एंटीक दुकान के मालिकों को अब अफसोस हो रहा था। यहां तक कि महेंद्र को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरी नजर से भी फिसल जाएगा, उसने विलाप किया। थैंक यू बड़े गुरु बालकृष्ण जी, विपिन ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। हालांकि विपिन को भी आश्चर्य हुआ। उसने केवल अनुमान लगाया था कि यह या तो शाही राजवंश या फिर मुगल राजवंश से होगा। यह तथ्य कि यह मौर्य वंश राज्य के समयकाल से थी, उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। बधाई हो छोटे दोस्त, बड़े गुरु बालकृष्ण मुस्कुरा रहे थे। हे दोस्त, इसे मुझे बेच दो, मैं इसके लिए 50 लाख रुपए दूंगा। मैं 51 लाख रुपए दूंगा। एंटीक दुकान के मालिकों ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी और अपनी पेशकश की। कीमत जल्द ही 60 लाख को पार कर गई। विपिन को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। पलक झपकते ही उसने जिस मूर्ति पर 10,000 रुपए खर्च किए थे, वह 60 लाख रुपए से अधिक की हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। उसे नहीं पता था कि इतना पैसा कमाने के लिए उसे कितनी औषधियों की बोतलें बेचनी पड़ती। बड़े भाई महेंद्र, यह 60 लाख में आपकी हुई। विपिन ने टेराकोटा की मूर्ति महेंद्र को सौंप दी। ओह नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह बहुत अधिक मूल्यवान है। महेंद्र ने आश्चर्य में जवाब दिया। इट्स ओके, मेरे लिए 60 लाख बहुत है। अगर आप मुझे यहां नहीं लाते तो मुझे यह मौका नहीं मिलता। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक्स लिटिल ब्रो विपिन। महेंद्र जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने सावधानी से विपिन के हाथों से मूर्ति ली, थोड़ी देर के लिए उसे देखा और फिर प्रणव को सौंप दी। विपिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा होगी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें एंटीक आइटम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसा छिपा हुआ रत्न उठाया जिसे पहली नजर में सबने कचरा समझा। मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है। महेंद्र ने खुद की गलती मानते हुए कहा। आप बहुत अच्छे हैं बड़े भाई, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी घोड़ा, तुम किस बात को लेकर इतने घमंडी हो रहे हो? यह सिर्फ तुम्हारा लक था, मुझे इसमें कोई प्रतिभा नहीं दिखाई देती। युवराज ठाकुर अभी भी अपने नुकसान से दुखी था। विपिन के हाथों में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा को देखकर उसने कहा, अगर तुम सच में प्रतिभाशाली होते तो इस टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा पर 30,000 खर्च नहीं करते। विपिन ने यह सुनकर मुस्कुराया। कौन कहता है कि यह टूटी हुई प्रतिमा 30,000 की कीमत के लायक भी नहीं है? बेवकूफ, इस टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा की कीमत 30,000 कैसे हो सकती है? यह अधिक से अधिक 10,000 की है, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, हम एक और शर्त लगाते हैं, विपिन ने चुनौती दी। युवराज ठाकुर घबरा गया जब उसने सुना कि विपिन एक और शर्त लगा रहा है। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर अपने दांतों को कस लिया और उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक दिखाई दी। यह शर्त 10 लाख रुपए की है। बताओ, क्या तुम इतने की हिम्मत करते हो? युवराज ने शर्त की कीमत बताते हुए कहा। उसकी नजर में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा टेराकोटा की मूर्ति से अलग थी। कोई भी आसानी से इसके समयकाल का पता लगा सकता था और सामग्री और हस्तशिल्प स्पष्ट रूप से औसत दर्जे की थी, जिनकी कीमत बस कुछ हजार की थी। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह यह दांव जीतेगा। अगर यह लड़का मान जाता है तो कम से कम उसके 10 लाख रुपए तो वापस आएंगे। उसके साथ शर्त मत लगाओ विपिन, महेंद्र जी ने तुरंत कहा। विपिन मुस्कुराया। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं।
फिर उसने मुड़कर युवराज की ओर देखा। ठीक है, तो यह शर्त भी 10 लाख रुपए की तय रही। महेंद्र जी का चेहरा पीला पड़ गया। अन्य एंटीक दुकान मालिकों ने भी आश्चर्य में चिल्लाकर कहा, यह लड़का या तो बेवकूफ है या फिर पागल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह पागल है। शायद यह बुद्ध प्रतिमा भी एक एंटीक हो। कई एंटीक दुकान मालिकों ने विपिन के हाथों में लकड़ी की प्रतिमा का ध्यान से निरीक्षण करने लगे। यहां तक कि महेंद्र और बड़े गुरु बालकृष्ण जी ने भी लकड़ी की मूर्ति ली और उसकी जांच की। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे किस तरह से जांच रहे थे। लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा एक साधारण सी थी। उसे खुले बाजार में कभी भी 30,000 रुपए नहीं मिल सकते थे। छोटे दोस्त, तुम्हारी लकड़ी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से 30,000 रुपए की नहीं है। यहां तक कि इसके लिए 10,000 रुपए भी बहुत महंगे हैं, बड़े गुरु बालकृष्ण ने कहा। युवराज जोर से हंस पड़ा, क्योंकि बड़े गुरु बालकृष्ण का यह जवाब विपिन के लिए दिल पर खंजर चलने जैसा था, और वह खंजर उसे 10 लाख रुपए का पड़ा था। अब उसे यकीन हो गया कि जीत निश्चित रूप से उसकी थी। उसने राहत की सांस ली। कम से कम मैंने अपने 10 लाख रुपए तो वापस जीत लिए। तभी विपिन ने कहा, बड़े गुरु, मुझे लगता है कि आप भी गलत हो सकते हैं। इस लकड़ी की प्रतिमा के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ओह, क्या बकवास है। एक बेवकूफ गधा यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि बड़े गुरु बालकृष्ण जी गलत हैं। युवराज ठहाका मारकर हंस पड़ा। एंटीक दुकान मालिकों ने जब सुना कि विपिन बड़े गुरु बालकृष्ण को गलत ठहराने की हिम्मत कर रहा है, तो सभी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। बड़े गुरु बालकृष्ण एंटीक दुनिया के एक मंझे हुए एक्सपर्ट थे, और उन्हें गलत ठहराना बहुत अपमानजनक था। बड़े गुरु बालकृष्ण की आवाज बदल गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, छोटे लड़के, मैं गलत हूं। क्या मजाक है। चलो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी लकड़ी की इस प्रतिमा में क्या स्पष्ट नहीं है। विपिन ने अपने हाथों में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा उठाई और शांति से कहा, बड़े गुरु, इस मूर्ति का बाहरी हिस्सा जरूर सादा लग रहा है, लेकिन अंदर कुछ अद्भुत है। यह सुनकर सभी दंग रह गए। अंदर कुछ अजीब है, तुम्हारा क्या मतलब है? यहां तक कि बड़े गुरु बालकृष्ण भी उलझन में दिखे। विपिन बदले में केवल मुस्कुराया। उसने लकड़ी की प्रतिमा को दोनों सिरों से पकड़ा और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो विपिन? महेंद्र जी चिंतित नजर आ रहे थे। भले ही यह प्रतिमा मूल्यवान नहीं थी, फिर भी इसे 30,000 रुपए में खरीदा गया था। अगले ही पल उसकी आंखें गोल और चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। लकड़ी की प्रतिमा 2 भागों में बट चुकी थी। एक रोशनी जो खून की तरह लाल थी, उसके अंदर चमक रही थी। यह नीलामी हॉल की मंद रोशनी में बेहद आकर्षक लग रही थी। ओह माय गॉड, यह बूढ़े गुरु बालकृष्ण की आवाज उत्साह से कांप रही थी। यह तो जेड ब्लड है, हजारों साल पुराना जेड ब्लड। युवराज ने महसूस किया जैसे आसमान से कोई बिजली टूट कर गिरी हो। वह लड़खड़ाया और एक कदम पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? उसने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी घूम रहे हैं। वह लगभग बेहोश होने वाला था। जेड ब्लड को गुप्त शासन के पहले जेड के रूप में भी जाना जाता था। यह बहुत दुर्लभ था और जेड ब्लड का हर एक टुकड़ा भाग्य लाता था। पूर्वजों का कहना था कि जेड ब्लड एक लाश के मुंह में अनरिफाइंड जेड डालने से बनता था और फिर उस लाश को हजारों वर्षों के लिए दफना दिया जाता था। जेड ब्लड का यह ओरिजिन बहुत रहस्यमय था। इसकी कीमत उसकी चमकदार सुंदरता और अत्यधिक दुर्लभता के कारण एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर रखी जाती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण लकड़ी की मूर्ति के अंदर ऐसा कोई दुर्लभ खजाना भी हो सकता था। इस मूर्ति की असली कीमत की तुलना में 30,000 रुपए कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि 3 करोड़ भी इस तरह के अद्भुत खजाने के लिए कम कीमत होगी। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। बड़े गुरु बालकृष्ण लकड़ी की मूर्ति में दरार को देखने के लिए आगे बढ़े। वह अंदर उस खजाने के प्रति पूरी तरह से ऑब्सेस्ड नजर आ रहे थे। विपिन उलझन में था। उसे नहीं पता था कि जेड ब्लड क्या है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के भावों को देखकर उसने समझ लिया कि यह जरूर कोई अद्भुत खजाना था। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से जैकपॉट मारा है, विपिन ने बड़बड़ाया। वह केवल इतना जानता था कि लकड़ी की मूर्ति में कुछ तो अद्भुत छिपा हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छिपी हुई चीज इतनी दुर्लभ और कीमती होगी। लड़के, तुमने सिर्फ जैकपॉट नहीं मारा, तुम बहुत लकी भी हो। तुम्हारी इस खोज से कब्र के लुटेरे पागल हो जाएंगे। उन्होंने इतने कीमती खजाने को कुछ हजारों में बेच दिया था। बड़े गुरु बालकृष्ण विपिन से भी अधिक उत्साहित नजर आ रहे थे। विपिन ने फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे किया। लकड़ी की मूर्ति में एक छोटी सी दरार थी, जहां जेड ब्लड के मोती छिपे हुए थे। हर मोती पूरी तरह से गोल और साफ था, खून की तरह लाल और एक दिव्य चमक पैदा कर रहे थे। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दहीन था। विपिन को पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया।
लेकिन फिर उसने अपनी भौहें हिला दी। जेड मोतियों में ऊर्जा बहुत तीव्र थी। उसने अपनी आंखें छोटी की और ऊर्जा की मात्रा जांचने की कोशिश की। अपनी जांच से वह हैरान था। यह एक आर्टिफैक्ट है। अन्य एंटीक आइटम्स पर ऊर्जा उनके बाहरी सतह पर बह रही थी, लेकिन जेड ब्लड के इन मोतियों में ऊर्जा अंदर बह रही थी। यह जरूर प्राचीन काल से एक अद्भुत आर्टिफैक्ट होना चाहिए। अगर इस दुनिया में शक्तियां बढ़ाने की तकनीकें होती तो प्राचीन काल में ऐसे योद्धा कल्टीवेटर जरूर होते जो इस तरह के आर्टिफैक्ट का उपयोग करते। विपिन बहुत उत्साहित था। एक योद्धा कल्टीवेटर के लिए एक आर्टिफैक्ट से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। यह जेड ब्लड बहुत सुंदर है। इसकी क्वालिटी और अपीयरेंस बेमिसाल है। नीलामी में इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए मिल जाएगी। 5 करोड़? यह बहुत सस्ता है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। दुकान मालिकों ने चारों ओर भीड़ लगा दी और बहस करने लगे। मेरी राय में 10 करोड़ सिर्फ एक छोटी रकम है। इसकी कीमत कम से कम 20 या 30 करोड़ होगी। बड़े गुरु बालकृष्ण ने अपनी राय दी। मैंने 10 साल पहले एक नीलामी में जेड ब्लड का एक टुकड़ा देखा था। उसकी क्वालिटी इस जेड ब्लड से बहुत कम थी और फिर भी उसे 4 करोड़ में खरीदा गया। मैं कहूंगा कि जेड ब्लड मोतियों की यह डोर अद्भुत है। ये जेड ब्लड आइटम्स के बीच एक मास्टरपीस है। अगर दुनिया में इसकी न्यूज फैलती है तो एंटीक कलेक्टर्स के बीच हड़कंप मच जाएगा। 20 या 30 करोड़? युवराज ठाकुर ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वह फिर से लगभग बेहोश होने वाला था। अन्य एंटीक दुकान मालिकों को इतना पछतावा हुआ कि उनकी आंतों में गांठ बंधने लगी। उनके हाथों से 20 या 30 करोड़ का एंटीक पीस जो फिसल गया था, यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस था। विपिन, तुम्हें कैसे पता चला कि इस सादा दिखने वाली मूर्ति में कुछ छिपा हुआ है? बड़े गुरु बालकृष्ण ने पूछा। बस मेरे इंट्यूशंस ने मुझसे कहा और मैंने इसे खरीद लिया, विपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बड़े गुरु बालकृष्ण हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में स्वीकार किया, तो यह मेरी गलती थी। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं हो, बल्कि एक टॉप एक्सपर्ट हो। एक एक्सपर्ट? हाँ, सच में वो एक एक्सपर्ट हैं। अन्य एंटीक दुकान मालिकों ने भी कहा। उनके पास इस बार विपिन की स्किल्स को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांग्रेस लिटिल ब्रो विपिन। मिस्टर महेंद्र ने आगे बढ़कर उसे बधाई देते हुए कहा, विपिन, क्या तुम जेड मोतियों की यह माला बेच रहे हो? यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें अपनी ऑक्शन फर्म में भी शामिल कर सकता हूं। इट्स फाइन बड़े भाई, मैं इसे नहीं बेचने वाला। मैं इसे एक लॉकेट की तरह पहनकर रखने वाला हूं, विपिन ने कहा। महेंद्र जी अवाक रह गए। यह एक एंटीक मास्टरपीस था जिसकी कीमत 20 या 30 करोड़ रुपए थी और विपिन इसे कहीं सुरक्षित रखने की जगह केवल अपने गले में लटकाना चाहता था। यह बहुत ही असाधारण था। अन्य एंटीक दुकान मालिक और बड़े गुरु बालकृष्ण भी अवाक थे। अरे, मुझे अभी याद आया, यहां पर किसी ने कहा था कि यह लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा नकली थी। जल्दी करो, युवराज ठाकुर को हमारे सामने लाओ। हाँ सही है, उसे सामने निकालो। युवराज ठाकुर घबरा रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। मैं असंभव, बिल्कुल असंभव। वह खुद को समझाने की कोशिश में अपनी धीमी चलती हुई सांसों के बीच बड़बड़ाया, जबकि उसका चेहरा पीला और पीला होता गया। बड़े गुरु बालकृष्ण ने टूटी हुई लकड़ी की प्रतिमा को ध्यान से देखा, फिर अपना सिर हिलाया। यह सही है, यह प्रतिमा नकली थी। हालांकि किसे पता था कि एक नकली मूर्ति के पीछे एक एंटीक मास्टरपीस छुपा हुआ होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने युवराज को मूर्ख बना दिया था। जब युवराज ने यह सुना तो उसकी आंखें धुंधली होते हुए काली पड़ गईं और वह सीधे फर्श पर गिर गया। इसके बाद नीलामी हॉल से निकलकर विपिन ने महेंद्र और बड़े गुरु बालकृष्ण के साथ रात का खाना खाया। तब तक सूरज भी हल्का लाल होते हुए डूबने लगा था। खाना खाने के बाद विपिन अपनी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर नगीना गांव लौट आया। शाम की हवा ठंडी थी। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें चमक रही थीं। किसी के लिए भी पल भर में खो जाना आसान था। इस वक्त विपिन आसमान में उड़ रहा था। उसने एक दोपहर में 80 लाख रुपए जो कमा लिए थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यह कोई It was a dream. Out of 80 lakh rupees, he won 20 lakh by betting with Yuvraj. The remaining 60 lakh was from the Mauryan dynasty's terracotta statue. को बेचने से मिले थे। उसने अपना बैंक अकाउंट देखा जिसमें कुल मिलाकर 87 लाख रुपए थे। सिर्फ आधा महीना पहले जब उसने हॉस्पिटल छोड़ा था तो उसके पास केवल 100 का नोट और कुछ सिक्के थे। उसने पिछले आधे महीने में हुई घटनाओं के बारे में सोचा। उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। एक तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया था और दूसरा मिस्टर मोहन और मिस्टर महेंद्र जैसे लोगों से भी दोस्ती की थी। बेशक उनमें मिस अहाना भी शामिल थी। उसके बारे में सोचते ही उसका दिल थोड़ा तेज हो गया। अब से चीजें बेहतर ही होंगी, विपिन ने अपने मन में सोचा। इस समय
वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं था। आधा घंटा चलने के बाद वह नगीना गांव लौट आया। गांव के एंट्रेंस पर उसे कुछ लोग मिले। उन सभी ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी और विपिन को देखकर उत्साह से स्वागत करने लगे। ओह विपिन, तुम वापस आ गए। क्या तुमने रात का खाना खाया विपिन? विपिन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैंने अपना खाना पहले ही खा लिया है, उसने जवाब दिया। जब वह अपने घर के रास्ते में था तो लोग देखने के लिए अपने घरों से बाहर आने लगे। विपिन, तुम वापस आ गए। विपिन, तुमने अपना नाम इतना कब बनाया? तुम तो कई बड़े मालिक लोगों को भी जानते हो और उनके साथ भाइयों जैसा रिश्ता भी है। वाकई तुम्हें तो सोने की एक खदान मिल गई। क्या ऐसा नहीं है? मैंने सुना है कि विपिन अब अमीर है। उसके बैंक खाते में कुछ लाख रुपए भी हैं। वाह, कुछ लाख! इसका मतलब है कि वह लखपति है। मुझे आश्चर्य है कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितने साल काम करना होगा। ओह गणित, मुझसे तो उतना हिसाब भी नहीं लगेगा। विपिन बस सबको देख मुस्कुराते जा रहा था। उसके गाल मुस्कुराने से कठोर हो गए। वह नहीं जानता था कि इस सारी प्रशंसा पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। आज के दिन उसके अकाउंट में कुछ लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए में बस कुछ लाख कम थे। शुरुआत में विपिन के पास बस कुछ हजार थे, लेकिन जैसे जैसे विपिन की जिंदगी की कहानी दिन ब दिन विकसित होती गई, ये कुछ लाख से कुछ करोड़ होने वाले थे। गांव वाले विपिन के साथ आज मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन विपिन इस सम्मान का आदी नहीं था। विपिन अपने जन्म से ही गरीबी में जी रहा था। जब वह सिर्फ एक गरीब बच्चा था और उसके नाम पर एक पैसा भी नहीं था, तब कोई भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता था जैसा अब वे उसके साथ कर रहे थे। उनमें से कई तो उसे देखकर नजरअंदाज भी कर देते थे। आज सुबह गांव में जब पुलिस ऑफिसर उसकी तलाश में आए थे तो कई लोग उसका पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे थे। उसके प्रति उनका रवैया तभी बदला जब उन्हें पता चला कि वह अमीर था। विपिन, क्या तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हो? अगर नहीं तो मेरे पास तुमसे मिलाने के लिए एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है जो पास के गांव से है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? एक महिला ने कहा। तुम उसकी बात मत सुनो विपिन। मेरे पास तुमसे परिचय कराने के लिए कई लड़कियां हैं। तुम जो कुछ भी ढूंढ रहे हो, एक सुंदर चेहरा, एक कामुक शरीर, मेरे पास सब तरह की लड़कियां हैं। मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हें उनमें से कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी, दूसरी महिला ने जोर देकर कहा। महिलाओं का एक समूह विपिन के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसे लड़कियों से मिलने की सलाह देने लगी। वे सभी जोर जोर से बातें कर रही थीं, जिससे विपिन को चक्कर आने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। नीलम आंटी, प्रमिला आंटी, आप लोगों को अभी कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जवान हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, विपिन ने तुरंत कहा। अरे विपिन, तुम जल्द ही 19 वर्ष के होने वाले हो और कितना जवान होना है। तुम्हें एक साथ ही देख अपना घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ साल बाद एक बच्चा पैदा कर उसकी परवरिश के लिए तैयार होना चाहिए। विपिन उनके साथ ज्यादा देर तक बहस नहीं कर सका और इसलिए वहां से भाग गया। जब वह अपने घर के सामने के गेट पर पहुंचा तो उसके पड़ोसी अपने घरों से बाहर आए और उसे ग्रीट करने लगे। वह घर में घुसा। जैसे ही उसने बत्ती जलाई, कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। विपिन, अब जब तुम अमीर हो और इतने सारे बड़े मालिकों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हो, तो क्या तुम मेरे बेटे के लिए नौकरी खोजने में मदद कर सकते हो? विपिन, मैंने सुना है कि तुम अब करोड़पति हो। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जल्द ही पैसे वापस कर दूंगा। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो रखी थी। वे वहां या तो उससे अच्छे रिश्ते बनाने या पैसे उधार लेने के लिए थे। वह उनमें से कई लोगों को अच्छी तरह से जानता तक नहीं था, इसलिए उसने उन लोगों की मदद करने से साफ मना कर दिया। कुछ लोगों ने शर्मिंदा महसूस किया और विपिन के मदद न करने के बाद चले गए, जबकि उनमें से कुछ क्रोधित हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे हो। अब जब तुम अमीर हो गए हो तो तुम अपने साथी गांव वालों को भूल गए हो। मैं अभी कुछ परेशानियों का सामना कर रहा हूं, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? तुम बहुत मतलबी हो। हमने तुमसे कुछ हजार रुपए ही तो मांगे हैं। तुम्हारे खाते में पड़े लाखों पैसों में से कुछ हजार जाने से फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। विपिन उन शब्दों को सुनकर भौंचक्का रह गया। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस समय उसके पिता का निधन हुआ था, उस समय विपिन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसका हालचाल पूछने तक नहीं आया। जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया तो उन लोगों ने मदद करने की जगह झूठी अफवाहें फैलाईं और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक बातें की। अब जब उन्होंने देखा कि उसके पास पैसे हैं, तो अब वे उससे झूठ बोलकर कुछ पैसे ऐंठना चाहते थे। उनके इस व्यवहार से विपिन नाराज हो गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे यहां अच्छे से जीने नहीं देंगे। शायद मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। विपिन ने आज पहली बार गांव छोड़ने के बारे में सोचा।
उसने लगातार 5 या 6 लोगों की मदद करने से मना कर दिया। उसके घर में भीड़ कम हो गई और जो बचे थे वे उसके करीब थे। विपिन ने उनसे खुशी खुशी बातचीत की। जल्द ही गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां आ गए। जब वे बातें कर रहे थे तो गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कैसे गांव की सड़कों को मरम्मत की जरूरत है। विपिन ने उन्हें 2 लाख रुपए दान करने पर सहमति व्यक्त की। विपिन के जन्म और पालन पोषण के बाद से नगीना गांव के प्रति उसकी गहरी भावनाएं थीं। उसे लगा कि वह गांव के लिए कुछ पैसे दान तो कर ही सकता था। सभी के जाने से पहले बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। विपिन घर का दरवाजा बंद करने ही वाला था जब उसने अपने चाचा को बगल से बाहर निकलते देखा और एक हाथ उन्हें पीछे से धक्का दे रहा था। जाओ जल्दी करो, आवाज उसकी चाची की थी। उसका चाचा अभी भी हिचकिचा रहा था। जब उसने विपिन को वहां खड़े देखा वह हैरान रह गया। कुछ काम है क्या चाचा जी? विपिन ने अनुमान लगाया कि वह किसी काम से आ रहा होगा, लेकिन वह अपने चाचा को अच्छी तरह जानता था। वह एक खुददार व्यक्ति था जो किसी की मदद लेने से पहले 100 बार सोचता। विपिन, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं। उसका चाचा हिचकिचा रहा था। अरे तुम भी एक बेकार कचरे के टुकड़े से कम नहीं। तुमसे अभी एक वाक्य भी बोला नहीं जा रहा। क्या तुम्हें बस पैसे उधार नहीं लेने हैं? इसमें इतना हिचकिचाने वाली बात कौन सी है? उसकी चाची उसे जोर जोर से डांटते हुए घर से बाहर आ गई। मैं तुम्हें बता दूं विपिन, हमारे परिवार ने तुम्हारी बहुत मदद की है। यह सही समय है जब तुम्हें हमारे किए गए एहसान चुका देने चाहिए। अब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हमें कुछ उधार तो दे ही सकते हो, है ना? राहुल शहर में रहता है, वहां सब कुछ बहुत महंगा है और वह मुश्किल समय से गुजर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वह किसी भी चीज के लिए दर दर भटके, इसलिए मैं उसे कुछ पैसे भेजना चाहती हूं। इसे अपने चचेरे भाई की मदद करने जैसा समझो। तुम उसकी भी मदद ले सकते हो जब वह भविष्य में सरकारी अधिकारी बन जाएगा। विपिन ये सुनकर केवल मुस्कुरा सका। उसका चचेरा भाई बिल्कुल अपनी चाची की तरह था। उसका हमेशा ही विपिन के प्रति एक अपमानजनक रवैया रहा था, जैसे कि वह उससे सुपीरियर हो। विपिन ने उसे कभी पसंद नहीं किया। इसके बाद वह मुस्कुराया और कहा, चाची सॉरी, मैं पैसे उधार नहीं दे सकता। तुम, यह सुनकर उसकी चाची के होश उड़ने लगे थे। तुम बदतमीज लड़के, एहसान फरामोश कहीं के। चाची शायद आप कुछ भूल गई हैं। चलो कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूं। जब मैंने आपके परिवार से पैसे उधार लेने के लिए कहा तो आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। न तो आपने मुझे एक भी पैसा दिया, बल्कि यह भी कहा कि मुझे भूख से तड़फ तड़फ कर मर जाना चाहिए क्योंकि मैं इस धरती पर बोझ हूं। उसकी चाची को शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने विपिन के साथ बेहतर व्यवहार क्यों नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का एक दिन अमीर हो जाएगा, लेकिन मैं ये पैसा चाचा को दे सकता हूं। उस समय चाचा ने मुझे अपनी पर्सनल सेविंग्स से कुछ पैसे दिए थे। ये बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूं, विपिन ने कहा। ये 50,000 रुपए हैं। इन्हें अपने एहसान का बदला समझना। इसके बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। विपिन ने कुछ नोटों के बंडल निकाले और उन्हें अपने चाचा को दे दिया। विपिन, मैं... उसके चाचा ने पैसे नहीं लिए। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ देखी जा सकती थी। दूसरी ओर उसकी चाची की आंखें चमक उठीं और उसने विपिन के हाथों से पैसे छीन लिए। तुम क्या सोच रहे हो विपिन? तुम सिर्फ 50,000 रुपए देकर हमारे एहसान चुकाना चाहते हो, उसकी चाची ने कहा। बहुत हुआ, अब चुप रहो, उसके चाचा ने तेज आवाज में कहा। उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी चाची यह देखकर दंग रह गई। फिर एक घायल लोमड़ी की तरह उसने उस पर लगभग हमला कर दिया। राजवीर, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो, राजवीर फिर से चिल्लाया। उनका चेहरा इतना कठोर कभी नहीं था। वह सीधा खड़ा था। उसकी नजर डराने वाली थी। उसकी डरावने चेहरे को देखकर उसकी चाची डरकर चुप हो गई। हमें विपिन से माफी मांगनी चाहिए। विपिन ने हमें 50,000 रुपए उधार देने के लिए पहले ही बहुत दयालुता दिखाई है। तुम्हें और क्या चाहिए? अब खुद को मूर्ख बनाना बंद करो, राजवीर ने इतना कहा और अपने घर के अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसकी चाची काफी देर तक वहां खड़ी रही और अपने हाथों में रखे पैसे देखती रही। उसके बाद वह चिल्लाने लगी, राजवीर, बदतमीज कमीने। रात में उसकी चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी, जिसकी वजह से कई लोग वहां देखने भी आए। विपिन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। गांव में रातें शहरों की तरह चकाचौंध भरी नहीं होती थीं, बल्कि एकदम शांत और ठंडी होती थीं। ऐसे ही शांत माहौल में विपिन ने बल्ब की हल्की रोशनी में बैठकर जेड ब्लड मोतियों की माला का
निरीक्षण किया। उस माला में कुल 12 जेड ब्लड मोती थे। प्रत्येक मोती पूरी तरह गोलाकार, पारदर्शी और रक्त की तरह गहरे लाल रंग का था। इन मोतियों में कोई दोष या अशुद्धि नहीं थी और उनकी चमक में एक असाधारणता की आभा थी। उनके सुंदर और शक्तिशाली ऊर्जा के प्रवाह से कोई भी देख सकता था कि यह एक अत्यंत कीमती वस्तु है। विपिन की आंखों में वह देख सकता था कि हर एक जेड ब्लड मोती में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा बह रही थी। यह एक आर्टिफैक्ट था जो कल्टीवेशन करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आर्टिफैक्ट्स विशेष सामग्रियों को इकट्ठा करके और तालिस्मानी शक्तियों का उपयोग करके बनाए जाते थे। इन आर्टिफैक्ट्स में अटैक, डिफेंस और अन्य प्रकार की अद्भुत शक्तियां होती थीं। मुझे नहीं पता कि जेड मोतियों की ये डोर क्या कर सकती है। विपिन ने धीरे धीरे ऊर्जा की एक धारा को मोतियों में प्रवाहित करते हुए सोचा। जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित हुई, मोती हल्के से चमकने लगे और उनकी चमक धीरे धीरे बढ़ती गई। विपिन ने देखा कि उन मोतियों में कुछ सुनहरे रंग के अस्पष्ट तालिस्मानिक मंत्र उभरने लगे। इन्हें और स्पष्ट रूप से देखने के लिए विपिन ने बल्ब की रोशनी बंद कर दी। जैसे ही अंधेरा हुआ, तालिस्मानिक मंत्र स्पष्ट हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसने तालिस्मानिक मंत्रों को बारीकी से देखा और पाया कि प्रत्येक जेड ब्लड मोती में एक अलग तालिस्मानिक मंत्र और शक्तियां थीं। बारीकी से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि उनमें से 11 मोतियों में एक ही तरह का मंत्र था, जबकि केवल एक में पूरी तरह से अलग मंत्र था। विपिन ने अपने जेड पेंडेंट से मिली शक्तियों की जानकारी का उपयोग करते हुए इन तालिस्मानिक मंत्रों का अध्ययन किया और उन्हें समझा। 11 जेड ब्लड मोतियों में डिफेंस की शक्तियां थीं, जबकि 12वें मोती में स्पेस की शक्तियां थीं। उसमें कुछ आयामों की शक्तियां भी महसूस हो रही थीं। इस खोज ने विपिन को अत्यधिक उत्साहित कर दिया। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। जिन आर्टिफैक्ट्स में स्पेस से जुड़ी शक्तियां होती थीं, उन्हें बेहद दुर्लभ खजाना माना जाता था। विपिन ने 12वें जेड ब्लड मोती, जिसमें स्पेस की शक्तियां थीं, को अपनी हथेली पर रखा और उसमें ऊर्जा प्रवाहित की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने मोती से एक आकर्षक शक्ति को महसूस किया जो उसे अंदर की ओर खींच रही थी। फिर उसकी आत्मा उस मोती के भीतर खींच गई। मोती के अंदर उसकी आत्मा ने लगभग 300 से 400 वर्ग मीटर का एक खाली स्थान देखा। इस खाली स्थान को देखकर वह थोड़ा निराश हो गया। उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर में वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की और अगले ही पल उसकी आत्मा मोती से बाहर आकर उसके शरीर में लौट आई। हालांकि पहले तो वो निराश हो गया था, लेकिन जल्द ही एक ख्याल आया जिसने उसकी खुशी को दोगुना कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वह अपने साथ एक पोर्टेबल स्टोर लेकर चल रहा हो। अब वह मोती के अंदर कुछ भी फिट कर सकता था और जब भी उसे जरूरत हो उसे आसानी से प्राप्त कर सकता था। यह सुविधा उसे बहुत आरामदायक लगी। विपिन ने मोतियों को अपनी कलाई पर बांध लिया। कलाई पर बंधी मोतियों की डोर स्मूथ और ठंडी महसूस हो रही थी, जो बहुत ही आनंदमय थी। उसने देखा कि अभी भी रात के केवल 10 बजे हैं, इसलिए उसने अपने बैकपैक से अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां निकाली और औषधि बनाने लगा। अगली सुबह विपिन के जागने के बाद उसने मिस्टर मोहन, प्रभास थापा, संजय वर्मा और बाकी लोगों को फोन किया। बिग ब्रो प्रभास, मैंने आपके लिए वजन घटाने वाली औषधि की 5 बोतलें और कामोत्तेजक औषधि की 2 बोतलें तैयार की हैं। ओके, क्या मैं उन्हें लेने आ जाऊं? प्रभास ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें आपके पास पहुंचा दूंगा। वैसे भी आपका घर मेरे डिलीवरी वाले रास्ते में ही पड़ता है, विपिन ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर इसे मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। तुम्हें पता है ना कि मैट्रिक्स प्लाजा कहां है? मुझे पता है, विपिन ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दी। उसने मिस्टर शंकर, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों से भी अलग अलग बातें की, फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठकर रवाना हो गया। ब्रिलियंट प्रॉपर्टी जिले की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी थी और मैट्रिक्स प्लाजा शहर के बीचों बीच सबसे महंगी जगहों में से एक पर स्थित था। ये पूरे शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जो कई प्रसिद्ध हाउसिंग डेवलपमेंट और बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। लगभग 40 मिनट बाद विपिन शहर के बीच बने मैट्रिक्स प्लाजा पहुंच गया। उसने अपनी बाइक खड़ी की और फिर प्रभास थापा को फोन किया। हे विपिन, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं लगभग वहां पहुंचने वाला हूं। ओके, विपिन ने जवाब दिया, फिर कॉल कट कर दी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद जब उसने मैट्रिक्स प्लाजा की इमारत को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई अच्छा घर पसंद आ जाए। वह कल रात की घटना के बाद से ही गांव से बाहर शिफ्ट होने की सोच रहा था। अब जब वह पहले से ही यहां आ चुका था तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखने में कोई बुराई नहीं थी। उसके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए थे, जिनसे वह एक बहुत अच्छा घर खरीद सकता था। विपिन ने मैट्रिक्स प्लाजा में कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा हॉल था
जिसमें बेचने के लिए घरों के कई बड़े बड़े मॉडल रखे हुए थे। सुबह का समय था, इसलिए वहां कोई दूसरा ग्राहक नहीं था। एक कोने में कई सेल्स गर्ल्स खड़ी थीं। वे सभी एक ही तरह की ऑफिस जैकेट, मिनी स्कर्ट और पैंटीहोज में थीं। उनमें से प्रत्येक लंबी और पतली थी और उनके चेहरों पर भारी मेकअप था। वे सभी यह देखने के लिए मुड़ी कि अंदर कौन आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में एक सेल्स गर्ल के रूप में उन्हें काम करते हुए कई अलग अलग प्रकार के लोगों, विशेष रूप से अमीर लोगों का सामना करना पड़ता था। वे किसी को भी एक नजर में देखकर मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थीं कि उनके कपड़ों की कीमत कितनी है और क्या वे अमीर हैं। विपिन ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, एक सादी सफेद शर्ट और एक फीकी जीन्स। उसने जूतों की एक नई जोड़ी खरीदी थी, लेकिन वे ज्यादा महंगे नहीं थे। वह अभी भी एक गरीब बच्चे की तरह लग रहा था। सेल्स गर्ल्स ने उसे सिर से पैर तक देखा और उनका मुंह बन गया। वे पीछे मुड़ी और अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। उन्हें नहीं लगा कि कोई इस तरह के कपड़ों में यहां घर खरीदने के लिए आएगा, खासकर जब वह इतना छोटा और गरीब दिख रहा था। उन्हें लगा कि वह यहां बस टाइम पास करने आया था। विपिन ने एक नजर उन सभी सेल्स गर्ल्स को देखा, फिर एक घर के मॉडल को देखने चला गया। सेल्स गर्ल्स में से एक ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें ऐसे हिलाईं जैसे वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसने इस गरीब लड़के को पहले देखा था। हे, तुम विपिन हो ना? उसने पूछा। विपिन हैरान रह गया और पीछे मुड़कर देखा कि उसका नाम किसने पुकारा था। आप? उसने झिझकते हुए पूछा। तुम सच में विपिन हो? कई साल हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम अब बहुत अलग दिखने लगे हो, लेकिन कपड़े अभी भी वैसे ही पहने हुए हैं। गुंजन ने विपिन के चेहरे पर उलझन देखी और बोली, मैं गुंजन रॉय। क्या सच में तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? विपिन को उसकी आवाज से कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था। उसने गुंजन को गौर से देखा। ओह गुंजन, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, विपिन ने उसे पहचानते हुए कहा। गुंजन मेवात मॉडल स्कूल में उसकी क्लासमेट थी। हालांकि वे एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने शायद ही कभी आपस में बात की थी। विपिन को याद आया कि गुंजन उस स्कूल में एक अमीर लड़के के साथ रिश्ते में थी और उसने कभी भी उसके जैसे गरीब गांव के लड़कों की तरफ सीधे मुंह नहीं देखा था। 10th क्लास के बाद गुंजन ने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था और उसके बाद से विपिन ने उसे कभी नहीं देखा था। उसे इस जगह पर फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पुरानी कहावत है कि एक लड़की मैच्योर होने से पहले 18 परिवर्तनों से गुजरती है। गुंजन उन सभी परिवर्तनों से गुजरने के बाद अब अधिक सुंदर और फैशनेबल लग रही थी। मेकअप के साथ विपिन उसे पहचान नहीं सका। क्या तुमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया विपिन? मुझे याद है कि तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे, गुंजन ने पूछा। विपिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं डिलीवरी कर रहा हूं। गुंजन हैरान रह गई। ओह, तो ऐसा है। विपिन उसके देखने के तरीके में बदलाव महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में तिरस्कार की हल्की सी लहर दिखाई दी। उसकी नजरों में डिलीवरी बॉय की नौकरी एक घटिया काम था। बाकी सभी सेल्स गर्ल्स ने भी उसे घृणा से देखा। तो वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, कोई आश्चर्य नहीं। गुंजन, तुम्हारा ये क्लासमेट तो बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन ये बहुत बुरा है कि वह बहुत गरीब है। डिलीवरी बॉय के रूप में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जाओ अपने पैकेज डिलीवर करो। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम घर नहीं खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ सारे घर तुम्हारी औकात से ज्यादा महंगे हैं। देखो, उसने अपनी कलाई पर जेड ब्लड की एक माला पहनी हुई है और वह भी लाल रंग की। शायद उसने यह चोर बाजार से खरीदी होगी। हाँ, वह इतना गरीब है तो अमीर होने का नाटक क्यों कर रहा है? सेल्स गर्ल्स उसका मजाक उड़ाते हुए आपस में बातें करने लगी। विपिन ने गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद वह एक घर के मॉडल के सामने गया और उसे ध्यान से देखने लगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? डिलीवरी पैकेज रिसेप्शन डेस्क पर दिए जाते हैं, यहां देखने के लिए क्यों खड़े हो? एक सेल्स गर्ल ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, ये वैसे भी इनमें से कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरी ने जोड़ा। विपिन उलझन में दिख रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं देख भी नहीं सकता? उसने जवाब दिया। जरूर क्यों नहीं, तुम जितना चाहो उतना देख सकते हो। तुम इसे वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक सेल्स गर्ल ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारा क्लासमेट तो बहुत जिद्दी है गुंजन, एक अन्य सेल्स गर्ल ने मजाक उड़ाया। जो भी हो, यहां और कोई नहीं है। गुंजन ने विपिन की ओर देखते हुए मजबूरी में अपना सिर हिलाया, फिर कहीं और देखने लगी। विपिन ने सबको नजरअंदाज किया और सभी प्रॉपर्टीज के मॉडल्स को देखने लगा। वहां पर अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टियां थीं। कुछ सस्ती प्रॉपर्टियों की कीमत 7 या 8 हजार प्रति गज थी और महंगी प्रॉपर्टीज की 10 से 20 हजार प्रति गज थी।
उन प्रॉपर्टीज के बीच कुछ मैंशंस भी थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। मैंशंस का इतना महंगा होने का कारण उनकी अच्छी लोकेशन, डिजाइन और उनकी भव्यता थी। इन्हें देख विपिन की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। बहुत बुरा, मैं अभी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, विपिन ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। सेल्स गर्ल्स फिर से उसके बारे में बातें करने लगी। हम्फ, उसे देखो, वो मैंशंस देख रहा है। क्या बकवास है, इतनी कम सैलरी के साथ वो इसे खरीदने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। वो इसे कभी नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो जिंदगी भर जॉब कर ले। क्या उसका काम पूरा हो गया है? वो क्यों नहीं जाता? गुंजन, उसे भगा दो। वो कितना अजीब है, मुझे वो अब आंखों में भी चुभने लगा है। मैं क्यों? गुंजन ने कहा। क्योंकि वो तुम्हारा क्लासमेट था। गुंजन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह उसकी ओर बढ़ी, फिर बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। विपिन, तुम डिलीवरी किसे देने आए हो? मैं पैकेज पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर देती हूं। किसने कहा कि मैं यहां डिलीवरी के लिए आया हूं? विपिन ने जवाब दिया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम डिलीवरी बॉय हो? गुंजन ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। हाँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, लेकिन मैं आज यहां कोई पार्सल देने नहीं आया। मैं तो यहां मिस्टर प्रभास थापा से मिलने आया था ताकि उन्हें उनकी चीज दे सकूं। और इसी बीच खाली समय देख मैं यहां प्रॉपर्टी देखने आ गया। मिस्टर थापा को कुछ चीजें देनी है, तो क्या वो डिलीवरी नहीं है? यह नहीं हो सकता। मिस्टर थापा कभी अपने ऑफिस कोई पार्सल डिलीवर करने के लिए नहीं कहेंगे। गुंजन उलझन में थी। यह डिलीवरी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने मुझे अपने लिए लाने के लिए कहा था। यह सुनकर सभी सेल्स गर्ल्स जोर जोर से हंसने लगी। वाह, ऐसा लगता है कि वो मिस्टर थापा को अच्छे से जानता है। क्या मजाक है, उसके जैसा डिलीवरी बॉय मिस्टर थापा को कैसे जान सकता है? और वो कहता है कि मिस्टर थापा ने उसे कुछ सामान देने के लिए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब पागल हैं? मुझे तो लगता है कि वो यहां घर खरीदने नहीं, बल्कि किसी और मकसद से आया है। हमें जल्द से जल्द गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के मारकर यहां से भगा देना चाहिए। ऐसा है तो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लो, जाओ जल्दी करो। एक सेल्स गर्ल जल्दबाजी में भागते हुए चली गई और जब वह लौटी तो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ए लड़के, तुम यहां किस लिए आए हो? अपने आप को पहचानो और जल्दी से यहां से चुपचाप निकल जाओ, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। विपिन की आंखें छोटी हो गईं। मैं बस यहां मिस्टर थापा से मिलने आया हूं, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। ओह वाह, तुम्हें पता भी है कि मिस्टर थापा कौन है? कोई भी मुंह उठाकर आएगा और वो उनसे मिल लेंगे। अगर तुम अभी बाहर नहीं निकले तो मजबूरन हमें तुम्हें धक्के मारकर बाहर फेंकना होगा, एक गार्ड ने सख्त लहजे में कहा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने विपिन के सामने आकर उसे डराने के लिए अपने हाथों की उंगलियां चटकाईं, जैसे कि वो उसे मारने वाले थे। विपिन की गोल काली आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसने मजाकिया ढंग में हंसते हुए कहा, लड़ना चाहते हो? चलो आ जाओ। हाँ, कितना बेवकूफ लड़का है। सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक हंसा और बड़े बड़े कदमों से विपिन की ओर बढ़ा, जैसे कि वो उसे मारने वाला हो। विपिन की आंखें चमक उठीं। उसने भी अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, जैसे कि वो लड़ने के लिए तैयार था। तभी एक कार के तेज ब्रेक की आवाज सबको सुनाई दी और थोड़ी ही देर में एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या किया है? प्रभास वहां पहुंच चुका था। मिस्टर थापा, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स ने सम्मान से झुकते हुए कहा। मिस्टर थापा, ये लड़का यहां जबरदस्ती घुस आया है। अब जब हम उसे जाने के लिए कह रहे हैं तो वो कह रहा है कि आपने उसे यहां बुलाया है। हम बस उसी को निकाल रहे थे, एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। मिस्टर थापा, मुझे यह पागल लगता है, इसे जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर फेंक देना चाहिए, एक सेल्स गर्ल ने कहा। प्रभास ये सुनकर लगभग गुस्से में फटने वाला था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक कड़ा थप्पड़ मारा। यह देख हर कोई दंग रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर थापा को किस बात पर इतना गुस्सा आया और उसने गार्ड को थप्पड़ क्यों मारा। मिस्टर थापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए पूछा। वो पूरी तरह से उलझन में था। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें फायर कर दूं? तुमने मेरे छोटे भाई से बदतमीजी की और उसे पीटना भी चाहते थे, और तुम सब, तुम्हारी इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों का क्या मतलब है कि वो मानसिक रूप से बीमार है? तुम सब अंधे हो? वो मेरा छोटा भाई है, प्रभास गुस्से से चिल्लाया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे किसी कागज की तरह सफेद पड़ गए। उनके शरीर कांपने लगे और वो लगभग गिरने वाले थे। वो रोने ही वाले थे। उन्हें कैसे पता चलता कि सस्ते कपड़ों में यह सादा दिखने वाला लड़का उनसे इतनी अच्छे से जुड़ा होगा कि मिस्टर थापा ने उसे अपना छोटा भाई कहा।
उनके पैर कांपने लगे जब उन्हें याद आया कि वो उन लड़कियों के सामने उसे पीटने वाले थे। सभी सेल्स गर्ल्स की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका मुंह फटा का फटा रह गया और उनके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। यह गरीब लड़का मिस्टर थापा को जानता था, और क्या वो उसका छोटा भाई भी था? यह उनके लिए जादुई परियों की कहानी की तरह लग रहा था। यह कैसे हो सकता है? गुंजन का मुंह लटक गया। उसने कुछ देर तक मुंह नहीं खोला। क्या यह नगीना गांव का एक गरीब लड़का नहीं है? कब से वो मिस्टर थापा का छोटा भाई है? गुंजन सोच रही थी कि कहीं यह कोई ख्वाब तो नहीं। सभी सेल्स गर्ल्स को अब अपनी जॉब जाने का खतरा सताने लगा था। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे और वो सभी कांपने लगी थी। उन्होंने पहले विपिन का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर वो टाइम ट्रैवल कर सकती तो वहां जाकर खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो मिस्टर थापा का छोटा भाई था। उसे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिखाकर उनके लिए बोनस कमाने का एक सुनहरा मौका हो सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब उनकी नौकरी भी खतरे में थी। गुंजन, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि वो तुम्हारा क्लासमेट था? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसका मिस्टर थापा के साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं? सभी सेल्स गर्ल्स का गुस्सा अब गुंजन पर फूट पड़ा। मैं गुंजन को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां तक वो जानती थी, विपिन गांव का एक गरीब लड़का था। उसने पहले कहा था कि वो एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। पलक झपकते ही वो मिस्टर थापा का छोटा भाई कैसे बन गया? जब उसने अपने सामने एक सुंदर चेहरे वाले हैंडसम लड़के को देखा तो उसे चक्कर आने लगे। अपने दिल में वो अफसोस महसूस कर सकती थी। विपिन, मुझे माफ करना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये सब मेरी गलती है। प्रभास ने माफी मांगी। उसने मुड़कर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स को देखा। तुम सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रभास व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्स गर्ल्स कांप गए। सबने सिर नीचा किया और कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा कि वो किसी जाल में फंस गए हैं। उस लड़के ने घटिया कपड़े पहने थे और कहा था कि वो एक डिलीवरी बॉय है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि वो उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट का छोटा भाई था। वो यह भी समझ नहीं पाए कि गांव का यह गरीब लड़का उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट से कैसे परिचित था, यहां तक कि सगे भाइयों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो इस सुपर बिजनेसमैन कहानी पर विश्वास करने से पहले भूतों पर विश्वास करना पसंद करते। सॉरी मिस्टर थापा, हमें नहीं पता था कि वो आपका छोटा भाई है, सेल्स गर्ल्स में से एक ने कहा। तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ठीक है क्योंकि तुम उसे नहीं जानते। प्रभास की आंखें फूली हुई थीं। भले ही वो मेरा छोटा भाई नहीं है, फिर भी वो एक कॉस्ट्यूमर है। तुमको इस तरह का व्यवहार करने के लिए किसने प्रशिक्षित किया? हमें नहीं लगा था कि वो एक कॉस्ट्यूमर की तरह दिखता है, इसलिए सेल्स गर्ल्स ने हकलाते हुए कहा। वो एक कॉस्ट्यूमर की तरह नहीं लग रहा था, तो फिर एक कॉस्ट्यूमर को कैसा दिखना चाहिए? मैं तुम सभी को बता दूं, जो कोई भी उन दरवाजों से आता है वो हमारा कॉस्ट्यूमर है। भले ही वो प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तुम सभी कंपनी की रेप्यूटेशन को धूमिल कर रहे हो। सभी सेल्स गर्ल्स के चेहरे उतरे हुए थे, जैसे उनके साथ अन्याय हुआ हो। उनमें से एक सेल्स गर्ल प्रभास को समझाने के लिए आगे बढ़ी। तब प्रभास ने हस्तक्षेप किया। तुम चुप रहो। तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। एक तो तुमने गलत किया और तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं है, फिर तुम्हें यहां रखने का क्या फायदा है? उस सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत भयानक तरह से पीला पड़ गया। बाकी सभी सेल्स गर्ल्स भी कांप गईं और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। जहां तक तुम दोनों की बात है, तुम दोनों को इस महीने कोई सैलरी और बोनस नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम लोगों को इस घटना से कुछ सीख मिलेगी। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो तुम सभी अपनी नौकरी को अलविदा कह सकते हो। ओके मिस्टर थापा, सेल्स गर्ल्स ने अपना सिर नीचे किया और तुरंत जवाब दिया। अब मेरे छोटे भाई से माफी मांगो। प्रभास ने उन लोगों से विपिन से माफी मांगने के लिए कहा। सॉरी मिस्टर विपिन। वो सभी विपिन के सामने गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। तुम क्या कहते हो विपिन? प्रभास ने पूछा। इट्स ओके, मैं ठीक हूं। मैंने इन लोगों का बुरा नहीं माना, विपिन ने जवाब दिया, जैसे उसे इन लोगों की माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम सभी मेरी बात अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। प्रभास ने उन्हें जाने के लिए इशारा करते हुए कहा। दोनों गार्ड्स ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूत लगा हो। सेल्स गर्ल्स भी मुड़ गईं और हॉल के एक कोने की ओर चल दी। विपिन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं यहां थोड़ी देर पहले होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभास ने एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा। इट्स ओके बिग ब्रो थापा, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, विपिन ने जवाब दिया। इसके बाद विपिन ने अपना बैकपैक खोला
और अंदर से एक थैला निकाला। थैले में 7 बोतलें थीं। 5 बोतलें वजन घटाने वाली चाय की और 2 बोतलें कामोद्दीपक औषधि की। प्रभास की आंखें चमक उठीं, जैसे कि उसे खजाना मिल गया हो। ये सही है, इन 5 बोतलों के बाद मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, मैं जल्द ही 90,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। ठीक है, विपिन ने जवाब दिया। कोने में खड़ी सेल्स गर्ल्स उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थीं। वो सभी यह सुनकर हैरान रह गईं कि उस लड़के ने अपने बैग से जो बोतलें निकाली थीं, उनकी कीमत 90,000 रुपए थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन मामूली बोतलों की कीमत 90,000 रुपए। उन बोतलों के अंदर वास्तव में क्या है? अरे हाँ विपिन, मैंने कल की घटना के बारे में मिस्टर महेंद्र से कुछ सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एंटीक आइटम्स के मूल्यांकन में भी एक्सपर्ट हो। इस तरह एक दिन में ही 80 लाख रुपए की कमाई भी कर ली, प्रभास ने कहा। आज सुबह जब उन्होंने महेंद्र से फोन पर बात की थी तो उन्हें ये सारी बातें पता चली थीं। 80 लाख रुपए कमाने की बात सुनकर तो सेल्स गर्ल्स की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। 80 लाख? हे मेरे ईश्वर, उसने एक दिन में 80 लाख रुपए कमाए? सेल्स गर्ल्स में से एक ने कठिनाई से थूक निकलते हुए कहा, यह लड़का वास्तव में क्या करता है? क्या वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है? अगर वो इतना अमीर है तो वो अभी भी पैकेज क्यों डिलीवर करता है? सभी सेल्स गर्ल्स अब उसे एक अलग नजर से देखने लगी। उन्हें अपने की पर अफसोस भी हो रहा था। अब जब उन्होंने इस लड़के को करीब से जाना तो वो न केवल अमीर था बल्कि हैंडसम भी था। इससे भी जरूरी बात यह है कि वो मिस्टर थापा के छोटे भाई जैसा था। वो एक बॉयफ्रेंड मटेरियल टाइप लड़का था। गुंजन हैरान थी। विपिन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर से निराश हो गई। उसका दिल अफसोस से भर गया। ये सिर्फ मेरी अच्छी किस्मत थी, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अच्छी किस्मत? मैंने ये सब महेंद्र से सुना है। इतने सीधे मत बनो, प्रभास ने साफ साफ कहा। उसके बाद वह जेड ब्लड मोतियों की डोर को देखने के लिए मुड़ गया जो विपिन ने अपने दाहिने हाथ पर पहनी थी। जेड ब्लड मोतियों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। यह बहुत सुंदर है। हजारों साल पुराना यह एंटीक जेड ब्लड अपने नाम पर खरा उतरता है। मैंने महेंद्र से सुना है कि इसकी कीमत 20 या 30 करोड़ रुपए है, और फिर भी तुम इसे किसी आम ताबीज की तरह पहने घूम रहे हो। प्रभास ने मोतियों की माला को प्रशंसा और ईर्ष्या के साथ देखा। इट्स ओके, सामान्य लोग इसे नहीं पहचानेंगे, विपिन ने मजाक में कहा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए व्यापारी विपिन का अगला भाग, पार्ट 6, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल स्टोरी एंड फन 1.0 पर।